नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 जिसका नाम है ध्वनि यानी साउंड। तो इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और साथ साथ जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके पीडीएफ फाइल भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12 ध्वनि साउंड। देखिए, ध्वनि क्या है? ध्वनि हम अपने कानों से सुनते हैं। कभी कभार होता है कि जब बहुत लाउड बहुत तेज आवाज़ होती है तो साथ साथ हम कभी कंपनों को भी अपने शरीर पे महसूस करते हैं। ख़ास तौर से जब कहीं शादी ब्याह हो रहा होता है तो वहाँ पे जो डीजे डीजे बजता है, अगर डीजे बज रहा है और वहाँ पे हम खड़े हों तो आप महसूस करेंगे कि आप कानों से तो आवाज़ आपको तेज़ सुनाई ही देगी। साथ साथ क्या होता है, उसकी जो कंपन होती है वो हमें अपने शरीर पे भी महसूस होती है। तो वो कंपन कहाँ से आती है? वो कंपन हवा के द्वारा हमारे शरीर को स्पर्श करती है और फिर हमको महसूस होती है। और रोज़ाना की बात करें तो हम पक्षियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, मशीनों की आवाज़, बहुत सी चीज़ें सुनते हैं। और वो जो आवाज़ है वो क्या है? वो हमें हमारे कानों में एक संवेदना पैदा करती है। ठीक है? जैसे हमारे कान क्या है? हमारे कान श्रवण संवेदी अंग हैं। श्रवण संवेदी मतलब जो चीज़ों को सुनने के लिए संवेदना उत्पन्न होती है उनके अंदर। ठीक है? तो श्रवण संवेदी है। तो कान हमारे कोई भी ऐसी संवेदना, ऐसी तरंग होती है जो हमारे कानों में जाती है और वो हमें फिर समझ में आता है कि हाँ, कोई आवाज़ है। कैसी आवाज़ है वो तो हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है, हमारा दिमाग उस पे प्रोसेसिंग करता है। तब हमको पता चलता है ये हमारे काम लायक है, नहीं काम लायक है, मीठी ध्वनि है या इरिटेटिंग साउंड है, ठीक है? बाद में पता चलता है। दूसरी बात, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिएगा कि ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है। जैसे और भी ऊर्जाएँ आपने देखी हो, यांत्रिक ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, वैसे ध्वनि भी क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। चलिए आगे देखते हैं ध्वनि का उत्पादन। अब ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकती है। बस जिन चीज़ों में तरंग उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है? किसी सामान का गिरना, किसी चीज़ को पटकना, वहाँ हर चीज़ से ध्वनि उत्पन्न होती है। बैट बॉल खेलते हैं तो बैट से जब बॉल को मारते हैं तो आवाज़ होती है, तो ध्वनि वहाँ भी उत्पन्न हुई बट थोड़ी अलग तरह की। कोई लोहे का सामान गिर गया तो वहाँ भी क्या हुई? ध्वनि हुई, लेकिन अलग तरह की। तो ध्वनि का प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ें गिरने, चलने, फिरने, मतलब किसी कुछ ना कुछ तरीके से ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। तो ध्वनि किसी भी तरह से उत्पन्न हो सकती है। अब उत्पन्न होने का मतलब, जैसे आप घर में चिमटा देखे होंगे। जैसे घर में कभी-कभी जब रोटियों को बनाया जाता है, तो चिमटे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह का एक अ, सामान होता है, इसको चिमटा कहते हैं। इसे रोटी पकड़ के पलटी जाती है। क्या करिए, आप इसको लीजिए और इसको ऐसे पकड़ के कहीं पे हल्का-सा ठोकिए, तो आप देखेंगे कि ये जो इसके ये परतें हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये हिलने लगेगी। तो हिलने का मतलब वो कंपन करते हैं, ठीक है? कंपन, तो उसी को कहते हैं कंपमान। यहाँ पे लिखा है कंपमान। तो वो जो कंपन होता है यानी कोई वस्तु है जो कंपन करती है। तो जब कोई वस्तु कंपन करेगी तो जहाँ भी कंपन होगा वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होगी। चाहे वो ध्वनि हमारे सुनने लायक हो या ना सुनने लायक हो, कंपन होगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है? आगे देखते हैं अब। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो, चाहे तबला हो, सितार हो, गिटार हो, मच्छर की भिनभिनाहट हो या मक्खी की भिनभिनाहट हो, ये सब क्या करते हैं? तरंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है?
तरंग उत्पन्न करते हैं तभी हमको सुनाई देता है, तभी हम ध्वनि को सुन पाते हैं। चलिए, अब ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण क्या है? ध्वनि कैसे चलती है, ठीक है भाई। ध्वनि, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, बाहर कोई चिल्ला रहा है तो उसकी आवाज हम तक पहुंची। अब वो कैसे पहुंची, क्या वजह है उसकी पहुंचने की? तो देखिए, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो वस्तु कंपन करेगी वो वस्तु या उस वस्तु के द्वारा मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, ठीक है, जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, माध्यम कहलाता है। अब ध्वनि जो संचरित होती है, यानी यहां से हमको एक चीज ये पता चला कि ध्वनि के संचरण के लिए जो माध्यम है उसकी आवश्यकता है। बिना माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। चलिए, अब वो माध्यम क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी रूप का हो सकता है। माध्यम कैसा भी हो सकता है, चाहे ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। अब क्या होगा, आगे देखते हैं। यहां पे हमारे चारों ओर विद्यमान माध्यम की कणों को कंपमान कर देती है। कोई भी वस्तु हो जो कंपन करेगी, वो क्या करेगी? जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने आसपास के वस्तुओं को या जो उसके आसपास के कण होंगे, जैसे ये चिमटा है तो ये जब कंपन करेगा तो इसके अगल बगल के जो भी कण होंगे ये क्या होंगे? ये भी कंपन करने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी कंपन करने लगते हैं, या उसी चिमटे के कारण ये कण क्या होते हैं? कंपमान हो जाते हैं। कंपमान का मतलब कंपन करने लगते हैं। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। अब देखिए, हमारे कानों तक आवाज आती है तो ऐसा नहीं है कि ये कण यहाँ से चला और हमारे कानों तक, जैसे ये हमारा कान है तो यहाँ पहुंच गया, नहीं। ये क्या करेगा? ये कंपन करेगा अपनी जगह पे, फिर वो कंपन अपने आगे वाले कण को पास करेगा, फिर ये अपने आगे वाले कण को पास करेगा, फिर ये अपने आगे वाले कण को पास करेगा, और ऐसे ऐसे ये हमारे कानों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जो ऊर्जा होती है इस कण के पास, वो अपने आगे वाले कण को पास करता है, फिर वो ऊर्जा ये आगे वाले कण को पास करता है, फिर ये आगे वाले को, और इसी तरह से ये जो ध्वनि है, ये तरंगे हैं, ये आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। अब संतुलित अवस्था, अभी ये नॉर्मली खड़े थे, कंपमान हुए, यानी किसी वस्तु, कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उसके कारण ये भी कंपमान हो गए और ये अपनी जगह पे हिलने लगे, ठीक है। चाहे ऊपर नीचे हिलेंगे, चाहे आगे पीछे, किसी न किसी तरीके से ये हिलेंगे, ये कण जो है। तो ये विस्थापित होने लगते हैं अपनी जगह के अगल बगल ही, या ऊपर नीचे ही विस्थापित होंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं विस्थापित होते। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाता है। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आता है। अब जैसे ये कण है, ये विस्थापित हुआ, इसने अपनी ऊर्जा आगे वाले को पास कर दी, तो ये फिर से स्थिर हो जाएगा, ठीक है, फिर से अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा और आगे वाला हिलने लगेगा। तो इस तरह से ये ध्वनियाँ जो है आगे बढ़ती रहती हैं। चलिए, यहाँ पे दिया है, क्या ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकती है? तो हाँ, करा सकती है। उसके लिए यहाँ पे प्रयोग दिया हुआ है। ये प्रयोग मैं आपको आगे के जब मैं इस पार्ट को पढ़ा लूँगा तो उसके बाद मैं इसका विस्तृत रूप बताऊँगा कि ये कैसे इसको नृत्य या डांस करा सकती है। चलिए, तो आगे देखते हैं। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न, यहाँ देखिए, माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, ये माध्यम से होता हुआ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है, ठीक है। जो कण है वो अपनी विरामावस्था से विस्थापन करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कण जब एक साथ विस्थापन करने लगते हैं तो क्या होता है? वहां पे विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। अब माध्यम होगा तभी जो तरंग है गति करेगी। तरंग हो या आपका ध्वनि हो, ठीक है। ध्वनि क्या है? एक तरंग ही है।
तो इसको चलने के लिए या इसके संचरण के लिए हमें क्या चाहिए? माध्यम चाहिए ही चाहिए, ये एकदम फिक्स बात है। ठीक है, तो माध्यम के कण निकटवर्ती कणों के में गति उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक कण अपने आगे वाले को पास करता है, यानी अपने आगे वाले का मतलब आगे या पीछे जो भी है, यानी अगल बगल के कणों को वही ऊर्जा प्रदान करता रहता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो माध्यम के कणों के हिसाब से ये पहचानी जाती हैं और इन्हें यांत्रिक तरंगे भी कहते हैं। जब कोई वस्तु कंपमान वस्तु, यानी जब कोई कंपमान, जैसे कोई कंपन करने वाली वस्तु है, ठीक है, वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर यानी आगे की ओर गति करती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम विरलन कहते हैं या आर से दर्शित करते हैं। संपीड़न को हम सी से दर्शित करते हैं, विरलन को आर से दर्शित करते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देखिए, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम संपीड़ित क्षेत्र कहते हैं और जो ये क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र को विरलन कहते हैं या आर से दर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र है और ये जो है हमारा, ये उच्च दाब का क्षेत्र है। यहां पे देखिए, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शित करता है और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। जहां घनत्व अधिक होगा कणों का, यानी घनत्व डेंसिटी हाई हो गई तो प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और जब डेंसिटी लो होगी तो प्रेशर भी लो हो जाएगा। इस प्रकार ध्वनि संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। घनत्व परिवर्तन हो रहा है तो घनत्व परिवर्तन जब होगा तो वहां भी जो ध्वनि है वो संचरित होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ठीक है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। यहाँ पे एक आपको प्रयोग करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया गया है। एक शीशे का जार है, यहाँ पे एक पाइप जैसा कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे एक विद्युत घंटी लगी हुई है, इसको विद्युत तारों से जोड़ा गया है और यहाँ पे एक पाइप लगा है, एक पंप जुड़ा हुआ है जो इस डब्बे में, इस कांच के बर्तन में जो भी हवा है उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। देखिए होता क्या है, जब इसमें विद्युत प्रवाह होता है तो घंटी बजने लगती है और घंटी जब बजती है तो हमको सुनाई देता है क्योंकि अभी इसके अंदर हवा मौजूद है। ठीक, लेकिन क्या है, धीरे धीरे हम हवा को निकालते जाते हैं। विद्युत प्रवाह चालू है, घंटी बज रही है लगातार, ठीक है, और धीरे धीरे हम यहाँ से हवा निकाल रहे हैं। तो जब धीरे धीरे हवा निकलती है तो धीरे धीरे हमको महसूस होगा कि घंटी धीमे बजने लगी है। ठीक है, घंटी की जो आवाज़ है वो धीमी होने लगी है और एक समय ऐसा आएगा जब सारी हवा इस जार से निकल जाएगी तो ये घंटी की आवाज़ हमको सुनाई ही नहीं देगी। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर कोई माध्यम नहीं है तो हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे माध्यम क्या था, यहाँ पे माध्यम है हवा। हवा माध्यम है, इसीलिए हमको ध्वनि सुनाई देती है। नॉर्मली हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे बीच में हवा एक माध्यम का काम करता है। तो जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो सामने वाला उस बात को उस हवा के माध्यम, यानी जो एयर होता है वो मीडियम का काम करता है, माध्यम का काम करता है हमारी ध्वनि को दूसरे तक पहुंचाने में। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से ये पता चली कि निर्वात में जो ध्वनि है वो नहीं चलती। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। चलिए, ये पता चल गया हमें। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यानी जो साउंड वेव है इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। इंग्लिश में हम अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग ऐसे लिया गया है, स्प्रिंग है बड़ी सी, बहुत बड़ी सी स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम दोनों हाथ से दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। तो जब कुछ देर हम जल्दी जल्दी ये काम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरिया
संपीड़ित हो गया है और कुछ एरिया कुछ जगह यहाँ पे विरलन हो गई है। संपीड़ित में जो स्प्रिंग की संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है और विरलन में स्प्रिंगों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे स्लिंकी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव काम करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दाब है वो अधिक है और यहाँ पे दाब कम है। यहाँ पे घनत्व अधिक है, यहाँ पे घनत्व कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये इस तरह से चलती हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगों में एक खास बात क्या है, हमने इस दिशा में इसको दबाया, ठीक, और इस दिशा में फिर पीछे हाथ हटाया, तो इसमें एक चीज हमने देखा कि जो गति है वो एक दिशा में है और इसके जो कण है, यानी ये जो छोटे छोटे एक सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये मान लेते हैं ये इसका एक कण है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो और क्लियर होगा। देखिए ये जो एक सर्कल है ये एक कण मान लेते हैं और ये हमारे दबाने की दिशा है, यानी ये हमारे ध्वनि की गति है या तरंग की दिशा है, गति नहीं कहेंगे, तरंग की दिशा है। तो ये कण क्या है, ये कण भी तो आगे और पीछे ही हो रहे हैं। तो जब कणों का विस्थापन ध्वनि की दिशा के या तरंग की दिशा के समानांतर होता है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। जब कणों का विस्थापन तरंग की गति के समानांतर होती है, कणों का विस्थापन तरंग की गति के समानांतर होती है तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिलेंगी। जैसे एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपकी बुक में ये लिखा भी हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तुलना तो आराम से हो जाएगी। ये तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण का विस्थापन, यानी जो एक सर्कल है, इसको मैंने बताया कण है उसमें, ठीक है, स्प्रिंग में, तो माध्यम के कणों का विस्थापन या विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर है। तो विक्षोभ का संचरण क्या है, विक्षोभ का संचरण या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये जो कण है ये भी तो इस तरफ चलता है या तो इस तरफ चलता है, तो क्या हो गया, ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कणों का विस्थापन और संचरण की दिशा ये क्या है, समानांतर है, ठीक है। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं एक दूसरी प्रकार की तरंग जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। एक तरंग होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग, हिंदी में उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब उसी स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग ऐसे ऐसे बनी थी, स्प्रिंग क्या थी, ऐसे ऐसे बनी थी ना, इसी स्प्रिंग को हम आगे पीछे ना धक्का देके क्या करेंगे, ऊपर नीचे हिलाएंगे, हाथ से ऊपर नीचे हिलाएंगे, तो क्या होगा, स्प्रिंग कुछ इस तरह से चलने लगेगी, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दिशा है तरंग की दिशा तो ये है, तरंग ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है ना, लेकिन जो कण है वो कण अपनी जगह से ऊपर नीचे की ओर विस्थापित हो रहे हैं, क्या, या तो ऊपर जाएगा कण या तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक चीज मिली, दिशा तो ये है लेकिन कण क्या है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ये कण और दिशा जो है 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हैं, यानी लंबवत कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जब कोई तरंग या जब कोई कण तरंग की दिशा के लंबवत विस्थापन करता है तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं या ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यहां देखिए, यदि हम
स्लिंकी या स्प्रिंग के सिरे को पकड़कर आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाएं या ऊपर नीचे हिलाएं। ठीक है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे। तो आप स्लिंकी के में उत्पन्न तरंग को देखेंगे। तरंग के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विरामावस्था से ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ये चीज़ मैंने बताई कि जो कंपन है वो तरंग तो इस तरह से आगे बढ़ रही है, तरंग आगे बढ़ रही है ना इस दिशा में, लेकिन कण क्या है, ये जो कण है ये ऊपर और नीचे की तरफ कंपन कर रहा है। तो इस दिशा के हिसाब से देखें तो ये क्या है, ये लंबवत है। ठीक, तो कण दिशा के लंबवत जब कार्य करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग में जब किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो वहां पे जो तरंग उत्पन्न होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, ये एक उदाहरण है इसका। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, जो लाइट है वो भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन क्या है, प्रकाश में दोलन के माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। ठीक है, प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती। इसलिए अब प्रकाश के साथ क्या है थोड़ी सी दिक्कत, कि प्रकाश सूरज की लाइट हम तक पहुंच जाती है पृथ्वी पर, जबकि पूरे अंतरिक्ष में निर्वात है, यानी वैक्यूम में भी निर्वात में भी प्रकाश की जो किरणें हैं या प्रकाश तरंगे हैं वो चल सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन ये प्रकाश तरंगे क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव है। अब आते हैं ध्वनि तरंगों या ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो यहाँ ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण हैं, या ध्वनि कह सकते हैं कि कुछ टर्म हैं, कुछ शब्दावलियां हैं जो ध्वनि और तरंगों या तरंगे जो होती हैं, तरंग होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। एक हो गया हमारा आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक आयाम हो गया एम्पलीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं। कुछ टर्म और हैं जैसे प्रबलता हो गई, तारत्व हो गया। तो ये चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे, सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए, आवृत्ति। आवृत्ति हम कह सकते हैं एकांक समय में जितनी भी दूरी, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हम कह सकते हैं एक इकाई समय में जितने वाइब्रेशन होते हैं या जितने दोलन होते हैं। ठीक है, एक से जैसे मान लेते हैं एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन हुए, या कह सकते हैं एक सेकंड में जितने भी दोलन हुए, वही क्या है, वही आवृत्ति है। ठीक है, आयाम क्या है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चित्र में ही समझा देता हूँ। ये है एक फिगर, ठीक है, यहाँ पे तरंग ऐसे चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये तरंग है। अब एक सेकंड में मान लेते हैं ये इस तरंग ने 2 या 3 बार चला, इस तरंग ने 3 बार चला, तो ये क्या है, जो 3 हर्ट्ज होगा ये उसकी आवृत्ति होगी। ठीक, आयाम क्या है, ये जो सबसे ऊंचाई की बिंदु है, ये बिंदु है मिड पॉइंट से, ये बीच वाली लाइन से सबसे ऊंची बिंदु जो होगी उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। और वेग, किस वेग से चल रही है, तो वो तो वेलोसिटी हो गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक चीज, यहाँ पे देखते हैं संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन वह क्षेत्र है जहां निम्न दाब के क्षेत्रों को विरलन कहते हैं, जहां कण दूर दूर होते हैं। इन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं, यानी विरलन को हम घाटी भी कहते हैं और संपीड़न को क्रस्ट कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़न, यानी जो अब देखिए यहाँ पे दो क्रमागत संपीड़न, यानी ये क्रस्ट हो गया और दूसरा क्रस्ट ये हो गया। ठीक, तो ये दो क्रमागत संपीड़न हो गए। दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा से दर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसी को हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा की इकाई होती है मीटर, एसआई जो यूनिट होती है लैम्डा की वो होती है मीटर। अब आगे आते हैं,
जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज की यूनिट है, आवृत्ति की एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज, वो किसके नाम पे पड़ा है? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ये हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी की इकाई है, ये हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे ही रखी गई है, इनके सम्मान में। अब यहाँ देखिए घनत्व की विभिन्नताएं दिखाई गई हैं। स्पीकर है, स्पीकर से आवाज़ आती है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये क्या है? ये क्रस्ट है, ये विरलन का क्षेत्र है। यहाँ पे कण दूर दूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कण पास पास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये घनत्व की विभिन्नताएं हैं। यहाँ जहाँ कण पास पास हैं, ये यहाँ क्या है? यहाँ घनत्व अधिक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कण दूर दूर है, तो यहाँ घनत्व कम है। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये जो एरिया है यहाँ पे दाब अधिक है, और जहाँ पे ये एरिया है यहाँ पे कण दूर दूर है, तो यहाँ पे दाब कम है। लिम्डा क्या है? लिम्डा आप देख रहे हैं कि ये जो ऊंची वाली पॉइंट है, ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट, तो इनके बीच की ये दूरी को हम लेम्डा कहते हैं। ठीक है, ये लेम्डा होगी, यही वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको ए से दर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये भी देख लीजिए, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। देखिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जो मैंने अभी पहले ही आपको बताया। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, यानी एक सेकंड में कितने दोलन किए गए वस्तु के द्वारा, वही उस वस्तु की आवृत्ति है। ठीक है, यानी वही उस तरंग की आवृत्ति है कहेंगे, वस्तु की नहीं, तरंग की आवृत्ति है। ठीक है, चलिए, तो एकांक समय में किए गए दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आप जान गए। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज होती है। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी को दर्शाने के लिए म्यू एक वर्ड है, सॉरी एक अक्षर है, इसके द्वारा हम जो आवृत्ति है उसको प्रदर्शित करते हैं। इकाई जो है हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज का जो सिंबल है वो इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हर्ट्ज का फार्मूला है वो है म्यू या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t आवर्तकाल। अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। 1/t यानी t को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए दो क्रमागत संपीड़न यानी C, जिसको हम C कहते हैं, या दो क्रमागत विरलनों यानी जिसको R कहते हैं। तो चाहे संपीड़न हो क्रमागत, चाहे विरलन हो, दोनों में से कोई हो सकता है। किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। अब तरंग क्या है? तरंग मान लेते हैं ये बिंदु है, तो इस बिंदु से कोई तरंग कितनी देर में पास हो जाती है, यानी इसका हाईएस्ट पॉइंट और दोनों हाईएस्ट पॉइंट कब इस बिंदु से पास हो जाते हैं, उसमें जितना समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ पे आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल को हम टी अक्षर से दर्शाते हैं। एसआई मात्रक इसका सेकंड होता है। और यहाँ पे आपने देखा ये जो F इक्वल टू 1/t, यहाँ म्यू भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको F बराबर 1/t भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पे और आपको एक वर्डिंग मिलेगी, तारत्व। तारत्व क्या होता है? एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। उच्च तारत्व, तारत्व होता है, देखिए तारत्व यानी पिच, पिच को हम तारत्व कहते हैं, इंग्लिश में पिच कहते हैं। इसका मतलब होता है तारत्व जितना ज़्यादा उतनी आवाज़ पतली हुई। ठीक है, जितना हाई पिच होगा उतना आवाज़ पतला होगा। और तारत्व हाई कब होगा? जब
किसी एक समय में, निश्चित समय में, एक सेकंड में जितनी अधिक संख्या विरलनों की, या जो भी हो, विरलन कहे मान लीजिए चाहे संपीड़न मान लीजिए, तो जितनी अधिक संख्या एक सेकंड में संपीड़नों के ग्रुप की गुजरेगी, संपीड़नों के जोड़ों की, क्योंकि जब तक दो सी एक जगह से पास हो जाएंगे तब तक एक संपीड़न नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दो संपीड़नों का ग्रुप जब जितनी ज़्यादा संख्या में एक बिंदु से आगे जाएगा उसको हम कहेंगे तारत्व या अधिक तारत्व वाली ध्वनि। ठीक है, उसका पिच हाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय में बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही समय में वायु में चलती भी हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुँचती भी हैं। दोनों ही श्रोताओं की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनि हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न हैं। ऐसी ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण हैं। क्या कारण है? इसमें तारत्व एक अभिलक्षण है जिसके कारण ये भिन्नता हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, वायलिन बजता है, साथ में गिटार बजता है, तबला बजता है, और हमारे कान हर ध्वनि को अलग अलग महसूस कर लेते हैं। तो किसके कारण? तारत्व के कारण, पिच के कारण, क्योंकि सबका पिच अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, किसी ऊर्जित या उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होगा, आवृत्ति उतनी अधिक होगी और उसका तारत्व भी उतना अधिक होगा। तो एक चीज यहां पे आप नोट करिए कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो जो पिच है वो भी हाई होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी हाई होगी, यानी तारत्व भी अधिक होगा। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो जो तारत्व है वो कम होगा। इन सब चीज़ों से इस तरह के सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट हो गया, टीटी हो गया। तो साइंस बैच के जो बच्चे हैं वो लोग ये चीज़ ध्यान देंगे। ऐसे सवाल अक्सर सीटेट के साइंस का जो जूनियर का पेपर हो तो उसमें अक्सर मिल जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जितनी कम आवृत्ति होगी क्या होगा, उतना कम क्रस्ट बनेगा, उतने कम सी बनेंगे। यहाँ पे देखिए आवृत्ति कम है, यहाँ पे आवृत्ति ज़्यादा है, तो सी की संख्या भी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ तारत्व निम्न है और यहाँ पे तारत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए और अच्छे से फिगर में दर्शाया गया है निम्न तारत्व की ध्वनि, क्योंकि यहाँ पे क्रस्टों की संख्या क्या है, 2 है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सी बन रहे हैं। तो 8 सी का मतलब ये उच्च तारत्व की ध्वनि है, और साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो भी उच्च है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, निम्न है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे तारत्व और फ्रीक्वेंसी में या आवृत्ति में क्या संबंध है। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। यानी कोई कण कितनी अधिकतम मात्रा में विक्षोभ कर रहा है अपने स्थिति से, ये इसकी स्थिति है, तो इससे कितना अधिक ऊपर जा रहा है या कितना अधिक नीचे जा रहा है, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसी को आयाम कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और, एम्पलीट्यूड की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है इसके कारण एक शब्द और यहाँ पे आता है, एक शब्दावली और इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। आपने सुना होगा लोग कहते हैं ध्वनि की प्रबलता। अब ये प्रबलता क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया? देखिए, यहाँ पे आते हैं, प्रबलता आपको यहाँ समझ में आएगा। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। श्रोता दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम होती जाती है।
एम्पलीट्यूड कम होगा यानी ए कम होगा तो प्रबलता जो है प्रबलता है ये भी क्या होगी, कम होगी। एम्पलीट्यूड हाई होगा तो प्रबलता क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। तो प्रबलता और एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है, सॉरी क्या सिमिलरिटी है, ये यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक है, आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगी, आयाम घटेगा तो प्रबलता घटेगी। चलिए, प्रबलता ध्वनि या जो प्रबल ध्वनि है वो अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबद्ध होती है। यानी जिस ध्वनि में एम्पलीट्यूड की मात्रा ज़्यादा होगी वो ध्वनि ज़्यादा दूरी तक जा सकती है। ठीक, समान आवृत्ति की प्रबल तथा मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, इसको देखते हैं। यहां पे देखिए, ये है मृदु ध्वनि। तो मृदु ध्वनि का आयाम आप देखिए, ये जो ऊंचाई है ये कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही है। देखिए 1 2 3 3 सी यहाँ भी बने हैं और नीचे वाला जो प्रबल ध्वनि का चित्र है 1 2 3 यहाँ भी 3 सी बने हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही है, आवृत्ति समान है, लेकिन मृदु ध्वनि में जो एम्पलीट्यूड है ये कम है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, ये ज़्यादा है। तो आयाम ज़्यादा है इसलिए ये ध्वनि क्या हो गई, प्रबल हो गई, और आयाम कम होने के कारण ये ध्वनि क्या हो गई, मृदु ध्वनि हो गई। तो ये अंतर है प्रबल ध्वनि और मृदु ध्वनि में। प्रबल ध्वनि ज़्यादा दूरी तक जा सकती है, मृदु ध्वनि कम दूरी तक ही जाएगी। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। ध्वनि की यही गुणता या गुणता को टिम्बर कहते हैं, वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियाँ जिसकी तारत्व यानी पिच भी समान है और प्रबलता भी समान है, यानी एम्पलीट्यूड भी समान होगा। यहाँ पे प्रबलता समान है तो यानी एम्पलीट्यूड यानी आयाम भी समान होगा। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं या नोट कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर नॉइस कर्णप्रिय नहीं होते, जो हल्ला गुल्ला होता है, नॉइस होता है, वो हमारे कानों को पसंद नहीं होता। यहाँ पे आते हैं, चलिए, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग क्या है, जैसे एक टर्म आपने तभी देखा वेग, तो वेग क्या है, एक संपीड़न द्वारा, संपीड़न मतलब सी, एक सी द्वारा एक समय में या एक सेकंड में मान लेते हैं, एक संपीड़न द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी जो भी होगी वो क्या होगी, उस तरंग की वेग होगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये तरंग है, ये तरंग है कोई, तो ये एक संपीड़न है, एक क्रस्ट है। अब एक क्रस्ट एक सेकंड में जितनी दूरी जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं ये क्रस्ट ऐसे खिसकता हुआ यहाँ तक ही पहुँचा, ठीक, यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो दूरी है यही इसका इस तरंग की वेग है। ठीक है, हमको पता है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमको पता है लेम्डा और समय हमको दिया है टी। इसको हम लिख सकते हैं लेम्डा इंटू 1/t, और 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पहले ही पढ़ा, 1/t को हम म्यू लिख सकते हैं, म्यू। तो v बराबर हो जाता है हमारा लेम्डा म्यू, या म्यू को हम f कह सकते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम वेग भी निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, अगर कोई भी दो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे हमको दी हुई हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर होता है। अगर भौतिक परिस्थितियाँ समान हैं माध्यमों की
कोई भी माध्यम हो, भौतिक परिस्थितियाँ अगर समान है तो जो वेग है, ध्वनि का वेग है, वो सभी आवृत्तियों के लिए, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए लगभग कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको आराम से वीडियो के बाद एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक, यद्यपि हम कभी-कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्द का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं होता। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, यद्यपि दोनों ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया, तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी समान है, ठीक है, आवृत्ति समान है, पर उनकी जो प्रबलता है वो अलग अलग होगी। फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान जो हमारे कान हैं वो बहुत संवेदनशील हैं ध्वनियों के प्रति, यानी तरंगों के प्रति। ठीक है, अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, देखिए ध्वनि की चाल निर्भर करता है कि वो माध्यम कैसा है, ठोसीय है, द्रव है या गैस है। साथ साथ कि जो माध्यम है वहाँ पे ताप बदल रहा है, जैसे ताप, किसी चीज़ को गर्म किया जाए, ठोस वस्तु को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें फैलाव होगा। बहुत गर्म करेंगे तो वो द्रव में आएगा, द्रव से फिर गैस में बदल जाएगा, तो वहाँ ध्वनि की चाल भी बदलेगी। ठीक है, तो ताप भी एक कारक है ध्वनि की चाल को बदलने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पे किस चीज़ में, पहले ठोस का दिया हुआ है तो ये ठोस में हर चीज़ ध्वनि की चाल दिए हुए हैं। फिर द्रव का यहाँ पे दिया हुआ है, द्रव किस द्रव में कितना चाल होता है ध्वनि का। इसी प्रकार गैस में भी दिया हुआ है, गैस में ध्वनि का चाल कितना होता है। तो ठोस में, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनि का चाल द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, ध्वनि का परावर्तन। देखिए आपने, जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो लाइट में जो परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, हमने पढ़ा था ना। तो जो जो नियम प्रकाश के लिए लागू होते हैं, ध्वनि के लिए भी वही सारे नियम लागू होते हैं परावर्तन के। ठीक है, बहुत सीधी सी साफ बात है कि जो नियम प्रकाश के लिए लागू होते हैं वही परावर्तन का नियम ध्वनि के लिए भी लागू होता है। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर इधर से ध्वनि यहाँ पे सरफेस पे 30 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ से जब ध्वनि वापस आएगी रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके, तो ये कोण भी 30 अंश का ही बनेगा। ठीक है, तो यही सारे नियम प्रकाश में भी होते हैं, तो वो सारे नियम यहाँ पे फॉलो होंगे। प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि पे आते हैं। प्रतिध्वनि कि हम जब कोई बात कहते हैं तो वो बात हमें वापस कितनी देर में सुनाई देगी या देती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है इसमें ध्वनि की संवेदनशीलता जो है वो लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यानी अगर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनना है तो जो बात हमने कही है और जो परावर्तित होके आ रही है उसके बीच में 0.1 सेकंड का अंतर या समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रतिध्वनि है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे दिया 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है, मान लिया हमने। अब ध्वनि को अवरोधक यानी जो कोई दीवार है उसके सामने तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक आने में जो समय है 0.1 सेकंड के
1 सेकंड के पश्चात वापस आएगी। ठीक है। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में जो ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी है वो कम से कम 344 गुणे 0.1 सेकंड होगा, यानी 34.4 मीटर होगा। ठीक। तो एक तरफ से जो दूरी है वो कितनी होगी? एक तरफ से दूरी हो जाएगी 17.2 मीटर। ठीक। तो कम से कम दूरी है जो अवरोधक और जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है उसके बीच में ये कम से कम दूरी अवश्य होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट सुनने के लिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दूरी है वो कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अनुरणन। ठीक है। क्या है? अनुरणन। ये क्या होता है? ये किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती हैं, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है अनुरणन कहलाता है। यानी किसी कमरे में आप बैठे हैं और आप बहुत शांत कमरा है, आपने कुछ बोला तो ध्वनि क्या हो गया? हर दीवार पे ऐसे ऊपर नीचे टकराता रहेगा, बार बार टकराता रहेगा। तो कुछ देर तक वो गूंजेगा और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जब बारंबार टकराते हैं या उसी टकराने को हम परावर्तन यहाँ पे कह रहे हैं, तो बार बार जब कोई तरंग लड़के परावर्तित होती है तो उसी प्रक्रिया को हम अनुरणन कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। अब इसका उपयोग क्या है? देखिए ध्वनि का परावर्तन होता है, इसका उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग तो है हमारा लाउड स्पीकर, मेगाफोन, ये सब जो होते हैं। इसमें क्या होता है? ध्वनि सभी दिशाओं में बिना जो सभी दिशाओं मतलब जहाँ से बोल रहे हैं तो ये मेगाफोन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ध्वनि अब आगे की तरफ ही ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा दूरी तक जाएगी। ठीक। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में जाती है। तो लाउड स्पीकर, मेगाफोन, ये सब हॉर्न हैं, ये सब एक दिशा में ध्वनि को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हॉर्न है, ये भी देखिए उसी प्रकार का कार्य कर रहा है, एक ही दिशा में ध्वनि को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। स्टेथोस्कोप, आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है? जिसके द्वारा डॉक्टर हमारे जो फेफड़े हैं या दिल की धड़कन है, फेफड़े नहीं दिल की धड़कन है, उसको मापते हैं। तो ये भी एक उपयोग है। इसके बाद एक कंसर्ट हॉल है। कंसर्ट हॉल क्या होता है? जहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं ऐसे ऐसे, और कोई यहाँ पे स्पीच दे रहा होता है, और वो स्पीच जो तरंगे हैं उससे माइक से निकलने वाली, स्पीकर से निकलने वाली, वो दीवार से छत से टकराती हैं और छत का आकार जो है वो थोड़ा गोलाकार होता है, तो उसके कारण रिफ्लेक्ट होके लोगों तक पहुँचती हैं और उन्हें ध्वनि और स्पष्ट सुनाई देती है। तो इसको कहते हैं कंसर्ट हॉल। ये भी एक उपयोग है, कंसर्ट हॉल भी। इसके बाद श्रव्यता का परिसर। ठीक। श्रव्यता का परिसर ये क्या होता है? देखिए श्रव्यता का परिसर का मतलब है कि पहली बात तो कितनी ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। तो ध्वनियाँ यहाँ दो प्रकार की हैं, एक अवश्रव्य और एक पराश्रव्य। देखिए हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है। एक साइकिल 1 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसी को 1 हर्ट्ज कहते हैं। अब यहाँ पे 5 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं या कुछ जानवर, जीव जंतु जैसे, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि भी सुन सकते हैं। यानी 20,000 से ज़्यादा 25,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियाँ हैं उनको भी सुन सकते हैं। लेकिन बच्चों की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उनमें ये जो गुण है, ये गुण जो है वो कम होते जाते हैं। ठीक है।
20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। ठीक है, अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसके बाद 20,000 से ऊपर की ध्वनियों को हम पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपश्रव्य ध्वनियों को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम मक्खी के पंखों के कंपनों को। राइनोसोरस या जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को की अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। जो गैंडा होता है वो 5 हर्ट्ज की आवृत्ति को भी सुन सकता है। वैल तथा हाथी जो हैं ये अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, यानी ये भी क्या करते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियों का उपयोग करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। कुछ जंतु हैं जो भूकंप को पहले से ही भांप लेते हैं। भूकंप में क्या होता है, अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चूहे हो गए या ऐसे कुछ जानवर हैं, वो क्या होते हैं, भूकंप आने से पहले ही समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो पहले ही जान जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। तो पराश्रव्य या पराध्वनि कहते हैं ऐसी ध्वनियाँ जो 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे डॉल्फिन, चमगादड़ और पारपाइज आज बहुत कई प्रकार के जंतु हैं जो ऐसी ध्वनियाँ पराध्वनियाँ उत्पन्न कर पाते हैं। होता क्या है, पराध्वनियों में इसमें उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि ऐसे ही आती है, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पराध्वनि के उपयोग। अब पराध्वनि हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। बहुत से जानवर, इसको डॉल्फिन डॉल्फिन जैसी मछलियां हैं, ये पराध्वनि का उपयोग करती हैं। ये क्या होता है, पराध्वनि के अनुप्रयोग, यानी पराध्वनि का उपयोग हम किस प्रकार से कहाँ कहाँ करते हैं। इंफ्रासोनिक, सोनिक और हाइपरसोनिक सॉरी हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, इतने प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं पराध्वनि के अनुप्रयोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए, पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषमाकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। तो इन सब को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है पराध्वनि को। उसके बाद पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े भवन जब बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोहे के या बहुत धातु के बहुत बड़े बड़े गाटर रखने पड़ते हैं। तो उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं है, हो सकता है ऊपर से ना दिखाई दे रहा हो, अंदर कहीं हो। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए इंफ्रा जो हमारा पराध्वनि है उसका उपयोग करते हैं। क्या होता है, ये एक ब्लॉक है लोहे का, ठीक है। तो एक तरफ से इसमें पराध्वनि हम डालते हैं और दूसरी तरफ अगर उतनी जितने पराध्वनि इधर डाली गई हैं उतनी पराध्वनि वापस नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब कहीं बीच में गड़बड़ है। तो जहाँ भी गड़बड़ होगा पराध्वनि वहाँ जाएगी और वहीं से वापस हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से वापस हो जाएगी वहाँ हमको पता चल जाएगा कि उस धातु के अंदर बीच में कहीं खोखला है या क्रैक है, वो वहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद साधारण ध्वनि तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसका वेवलेंथ अधिक होता है। तो यहाँ पे पराध्वनि तरंगों को हृदय में विभिन्न भाग से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इंडोकार्डियोग्राफी कहते हैं, यानी ईसीजी कहते हैं। तो ईसीजी जो होता है उसमें पराध्वनि का उपयोग होता है। इसके बाद पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करता है या तैयार कर लेता है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृति, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब तैयार किया जा सकता है। इससे हमको ये पता चल पाता है कि कहीं गुर्दे में कोई पथरी तो नहीं है या कहीं शरीर के अंदर ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। तो
तो पथरी, ट्यूमर, ये सब चीज़ें खोजने के लिए भी हम पराध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि लेजर ट्रीटमेंट, तो वो पराध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। पथरी जो होती है, बहुत छोटी पथरियाँ अगर हैं गुर्दे में, तो उसको पराध्वनि के इस्तेमाल से हम तोड़ के तोड़ देते हैं और वो मूत्र के रास्ते से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो एक तरीका तो पथरी निकालने का ये है। पथरी अगर बड़ी है तो पता तो हम पराध्वनि के सहायता से कर लेते हैं और बाकी दूसरे तरीकों से भी हम पथरी को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम आते हैं सोनार। सोनार क्या है? सोनार कौन सी टेक्निक है? सोनार एक प्रकार की टेक्निक है जो पनडुब्बी और जहाज इस्तेमाल करते हैं। जो और अगर जीवों की बात करें तो कुछ जीव भी हैं जैसे चमगादड़, ठीक है, ये सब भी सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। काम क्या है इसका देख लीजिए। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, होता कैसे है? एक जहाज है, पानी का जहाज। अब इसको देखना है कि यह सतह पे है तो इसका तल कितने नीचे है। तो एक पराध्वनि छोड़ेगा, पराध्वनि इसकी तल से टकराएगा और टकरा के वापस आएगा। ठीक है, तो जाने और आने में जो समय लगा वो समय पता चल जाएगा और उसके हिसाब से ये जहाज कैलकुलेशन करके ये जान जाएगा कि जहाज से तल कितनी दूरी पे है या कोई सामान कितनी दूरी पे है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तल की बात नहीं है, ये आसपास की चीज़ों को भी देख सकता है। इस तरह से पता लगाया जा सकता है। देखने का मतलब पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण यानी जाने और आने में समय अंतराल t है अगर, तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल v है, तब सतह से पिंड की दूरी क्या होगी? 2d होगी। अब हमको पता है d बराबर v इंटू टी होता है, तो d बराबर जब 2d हो गया तो d की जगह पे हम 2d रख देते हैं और 2d बराबर हो जाता है v इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा होता है पराध्वनि का इस्तेमाल करके जब हम किसी वस्तु का पता लगाते हैं। ठीक है, दूरी की जगह पे हम 2d लिखेंगे, बाकी जो वेलोसिटी और टाइम है वो वही रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चमगादड़ भी इसी तरह से कार्य करता है। देखिए यहाँ पे ये चमगादड़ है, चमगादड़ उड़ता रहता है और एक पराध्वनि छोड़ता रहता है। जब कोई वस्तु इसके सामने आती है तो वो अपने सेंसरों के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कैलकुलेशन करके पता लगा लेता है कि वो मुझसे या इस चमगादड़ से कितनी दूरी पे वो जीव है या कोई वस्तु है, और इसी के उपयोग से ये उड़ता रहता है। इसके बाद मानव कर्ण की संरचना। देखिए, मानव कर्ण की संरचना, मानव कर्ण क्या है? ये बहुत अति संवेदनशील अंग है। काम क्या करता है? इसकी सहायता से हम सुन पाते हैं, यानी तरंगों को, आवृत्तियों को सुन पाते हैं और हमारा दिमाग उस पर प्रोसेसिंग करके हमको बताता है। जो भाषाएं हमने सीखी है, जो चीज़ें सीखी है, उस हिसाब से हम समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें हमको करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, बातों को सुन के, देख के, सुन के, इसी चीज़ से तो हम जान पाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो यहाँ पहले तो चित्र देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ये इतना हिस्सा जो हमारा होता है कान, ये जो शेप होता है, ये बाह्य कर्ण कहलाता है। ये मध्य कर्ण है, यानी इतना हिस्सा हमारा मध्य कर्ण है, और ये अंतःकर्ण है, यानी ये हिस्सा जो है इसको अंतःकर्ण कहते हैं। तो कान हमारा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पे बाह्य कान से अंदर तक का जो रास्ता होता है उसको श्रवण नलिका कहते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये होती है कर्णपट, यानी जो पर्दा होता है हमारा कान का। फिर कर्णावर्त,
श्रवण तंत्रिका, वलयक, निहाई, मुग्धरक, और जो बाहर वाला होता है इसको कर्ण पल्लव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कान के अंग हैं। देखिए, बाहरी कान क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव कहलाता है। यहां पे होता है क्या है, ध्वनि तरंगे आती हैं, से टकराती है, जो कान पे पर्दा लगा होता है, यानी कर्णपट्ट होता है, जो वहां से ध्वनि तरंगे टकराती हैं। ठीक है, अब वो ध्वनि टकराती हैं, टकराने का मतलब दाब उत्पन्न करती हैं। पर्दे पे जब दाब उत्पन्न होता है तो उस पट्ट को समझ में आता है कि हाँ कुछ दाब आ रहा है। ठीक, दाब उत्पन्न आ गया, फिर क्या होता है, जो मध्य कर्ण होता है, इसमें कुछ हड्डियां विद्यमान होती हैं, जैसे मुग्धर, निहाई, वलयक। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये हड्डियां होती हैं, इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब ये जो सिस्टम होता है, ये उसी कंपन को, उसी दाबों को बढ़ा देता है। फिर मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है, और आंतरिक कर्ण में कर्णावृत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये जब विद्युत संकेत में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, और मस्तिष्क इसकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो इस तरह से हमारा जो कर्ण है, कान है, वो कार्य करता है। अब यहाँ पे हम इस पाठ में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उनको पॉइंट में हम समझते हैं एक बार, या रिवाइज करते हैं। देखिए, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं की कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे, जब भी कंपन होगा तो वहां ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित होती है। यानी ध्वनि क्या है, वो अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में संचरित होती है। इसके बाद ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। तो क्रमागत संपीड़न होगा, विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। तो कण अपनी जगह पे ही होते हैं, सिर्फ अपनी जगह पे विस्थापन करते हैं, और जो विस्थापन होता है वही आगे के कणों में वही विस्थापन ट्रांसफर होता रहता है, उसी को हम विक्षोभ कहते हैं। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ध्वनि के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन को एक दोलन कहते हैं। ठीक है, हाई से लो गया, लो से फिर हाई आया, तो इस चीज को हम एक दोलन कहते हैं। इसके बाद वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि तरंगदैर्ध्य कहलाता है। यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है वही लैम्डा कहलाती है। C to C या R to R के बीच में जो दूरी होती है उसी को लैम्डा कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा, उसी को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब एक सेकंड में कितने दोलन हुए, इसको हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t। इसके बाद देखिए, ध्वनि का वेग v होता है, आवृत्ति को म्यू से दर्शित, इसको म्यू कहते हैं, v नहीं कहते। ठीक है, म्यू से दर्शित करते हैं, और तरंगदैर्ध्य लैम्डा से दर्शित करते हैं। तो यहाँ पे v = लैम्डा म्यू, या वेग बराबर तरंगदैर्ध्य गुणे आवृत्ति। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर होती है। माध्यम किस प्रकार का है और ताप क्या है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उस हिसाब से ध्वनि की चाल प्रभावित होती। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं, और ये तीनों एक ही तल में होते हैं।
सेम यही चीज़ होती है जब प्रकाश का परावर्तन होता है। इसीलिए जो नियम प्रकाश के परावर्तन में लगता है वही नियम ध्वनि के परावर्तन में लगता है। अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है और इसे हम अनुरणन कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता तथा गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, इतने से एरिया में 1 सेकंड में जितने भी जितने भी ध्वनि ऊर्जा गुजरेंगे या क्रस्ट कह सकते हैं, सी जितने भी गुजरेंगे उसको हम उस ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। मानव में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बाद श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि से चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपयोग हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे जहाज़ों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हमने रिवाइज भी कर ली कि क्या क्या हमने इस पाठ में पढ़ा था। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अभ्यास प्रश्न आप लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो ये आपकी समाप्त हो गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग को कंप्यूटर पढ़ना पसंद है, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कंप्यूटर वाले चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं कंप्यूटर के नए वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।